बच्चों, आज हम अम्ल क्षार साम्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अम्ल क्षार साम्य क्या है और इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम अम्ल के बारे में आपको बताते हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। प्रारंभ में अम्ल के बारे में जो चर्चा की गई थी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके अनुसार ये कहा गया कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। जैसे बहुत सारे अम्ल के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि नींबू है, जैसे कि सिरका है, ये सभी अम्ल है और इसका टेस्ट खट्टा होता है, इसलिए इसको प्रारंभ से ही अम्ल माना गया। लेकिन जो क्षार होते हैं उनका स्वाद तीखा होता है और जो क्षार हैं इनका स्वाद तीखा है और तीखा होने के कारण इसे हम क्षार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षार आपको रसायन में भी देखने को मिलेंगे, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NH4OH की बात करते हैं, या हम साबुन की बात करते हैं। साबुन को आपने चेक कर देखा होगा कि जो साबुन का जो टेस्ट होता है वो क्षारी होता है। टेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा तीखापन लगेगा, तो तीखापन जो है वो क्षार के कारण होता है। और अम्ल है तो उसमें एक खट्टा स्वाद होगा, तो खट्टा स्वाद है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, और यदि तीखा स्वाद है तो उसे हम क्षार कहेंगे। ये तो एक प्रारंभिक जानकारी हुई कि अम्ल हम किसे कह रहे हैं और एक क्षार किसे कह रहे हैं, जो कि प्रारंभ के वैज्ञानिकों के द्वारा टेस्ट करने के बाद उसका अनुमान लगाया गया कि हमें अम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। ठीक इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने ये देखा कि यदि हम लिटमस पेपर, एक पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक होता है नीले रंग का और एक होता है लाल रंग का। यदि नीले लिटमस पेपर की बात करें तो यदि नीले लिटमस पेपर में किसी अम्ल को डालें, नीले लिटमस पेपर में, तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। जब नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अम्ल, उसे हम कहेंगे अम्ल, क्योंकि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। और यदि क्षार की बात हो रही है, किसी भी क्षार को यदि हम लाल लिटमस पेपर में डालते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो लाल लिटमस पेपर जो कन्वर्ट हुआ है, बदला है, उसमें ही आप क्षार डाल दीजिए। जैसे ही आप उसमें क्षार डालेंगे तो वो जो लाल लिटमस पेपर है ये नीले लिटमस पेपर में बदल जाएगा। नीले लिटमस पेपर में बदल जाता है, तो इसे हम कहेंगे अम्ल और इसे हम कहेंगे क्षार। तो प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर ये देखा कि अम्ल जो है वो खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद तीखा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपको आपके स्कूल में भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी आपको लिटमस पेपर मिल सकता है। प्रारंभ में आप देखेंगे बहुत सारे अम्ल होते हैं, जैसे हम HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, H2SO4 की बात करें, ये सभी अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी तरह क्षार में आप देखेंगे NaOH है, NH4OH है, ये सभी क्षार हैं। तो इनका आप प्रयोग के रूप में लिटमस पेपर में ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल को टेस्ट करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने टीचर से, अपने शिक्षक से पहले सलाह कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें टेस्ट करना चाहिए या नहीं, तभी आप केमिकल्स को टेस्ट करिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि जितने भी रसायन होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, लेकिन हानिकारक ज़्यादा हैं। तो इसलिए जितने भी केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनका टेस्ट करने के लिए उपयोग ना ही करें तो बेहतर होगा। जनरली आप प्रयोग के तौर पर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रारंभिक जानकारी कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य सिद्धांत अम्ल और क्षार से संबंधित।
क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है अम्ल होते हैं वो किस प्रकार के टेस्ट के होते हैं और उनको हम किस रूप में, एक प्रयोग के रूप में हम देख सकते हैं और उसको सत्यापित भी कर सकते हैं। तो इसमें एक सामान्य सिद्धांत के आधार पर यदि हम देखें तो जो सामान्य सिद्धांत होता है इसके अनुसार एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्हीनियस या आहिरनियस बोल सकते हैं इसको, आर्हीनियस। इन्होंने 1884 में इस पर अपना मत दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि कोई भी धातु यदि किसी अम्ल से क्रिया करती है तो यदि वो हाइड्रोजन दे रही है मतलब वो अम्ल है। जैसे मान लीजिए हम एक धातु की बात करते हैं, जिंक धातु। यदि इस जिंक धातु पर हम अम्ल की क्रिया करते हैं H2SO4, इस पर हमने अम्ल की क्रिया की, अम्ल की क्रिया करने से ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2। तो कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो यदि वो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है तो वह अम्ल कहलाएगा। तो इसे हम, क्योंकि प्रारंभ में ये नहीं पता था कि ये अम्ल है, एक विलयन था और उस विलयन पर धातु की क्रिया की गई या धातु पर उस विलयन की क्रिया की गई जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो इसके फलस्वरूप ये पता चला कि ये जो लिया गया पदार्थ है या विलयन है वो एक अम्ल है। तो इस तरह से आप देखिए कि आर्हीनियस ने विभिन्न प्रकार के मत दिए और मत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो भी अम्ल होगा, जैसे मान लीजिए हम HCl की बात कर रहे हैं, तो यदि अम्ल है तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। कोई भी अम्ल जलीय विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम कहेंगे अम्ल, क्योंकि HCl को यदि हम पानी में घोलें, उसका जलीय विलयन बनाए तो वह हाइड्रोजन आयन देता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HCl प्लस H2O, Cl माइनस आयन प्लस H प्लस आयन प्लस H2O, या फिर H2O प्लस H प्लस आयन। ये मिलकर, जैसे कि पिछले पीरियड में हमने आपको बताया था कि एक आयन बनता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये बनेगा H3O प्लस आयन। इस प्रकार से तो आपने देखा कि कोई भी अम्ल जब अपने ही विलयन से यदि हाइड्रोजन आयन देता है, क्योंकि यदि हम इसका वियोजन करते हैं, इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं, तो ये दो आयनों में टूट रहा है, एक H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन में टूट रहा है। तो जो H प्लस आयन है ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए HCl को अम्ल कहा जाता है। यदि हम HNO3 की बात करते हैं, मान लीजिए हम एक दूसरे अम्ल की बात करते हैं HNO3, यह भी आर्हीनियस के द्वारा ये माना गया कि ये एक अम्ल है। यदि हम इसको वियोजित करते हैं तो इसके फलस्वरूप ये बना लेगा H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन। तो ये NO3 माइनस आयन और H प्लस आयन मीन्स H प्लस आयन मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे अम्ल। यदि हम H2SO4 की बात करते हैं, एक नेक्स्ट एक अम्ल है H2SO4, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अभी तक आपने देखा एक H आयन, एक हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन है मतलब ये दो हाइड्रोजन को मुक्त कर सकता है। तो इस तरह से ये दो स्टेप में करेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ये बना लिया H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन। इस प्रकार से दूसरे स्टेप में ये HSO4 माइनस आयन H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना रहा है फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में आप देखिए सल्फेट आयन बना रहा है।
सल्फेट आयन बना रहा है, तो इस तरह से इसको आप डायरेक्ट एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं H2SO4। और ये जो चिन्ह है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो चिन्ह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, कि एक अभिक्रिया फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जा रही है और फिर से पुनः वो जो है प्रारंभिक अवस्था में आ रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो चिन्ह होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रिया यहाँ मौजूद है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको डायरेक्ट अभिक्रिया आप दे सकते हैं 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी अम्ल हैं, जैसे एक तीसरा एक अम्ल है H3PO4। H3PO4 ये फास्फोरिक अम्ल है, इसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे आप नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और इसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं जिसमें इसको आप कहेंगे मोनोप्रोटिक अम्ल, इसे आप कहेंगे द्विप्रोटिक अम्ल, 2 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको मोनोप्रोटिक कहेंगे, इसको आप द्विप्रोटिक कहेंगे, और यदि H3PO4 है तो इसको त्रिप्रोटिक कहा जा सकता है, त्रिप्रोटिक अम्ल कहेंगे। और इसको यदि हम पानी में घोलें तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से 3H प्लस आयन प्लस PO4 2 माइनस आयन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बताया कि कोई भी अम्ल हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है तो उसे हम अम्ल कहेंगे, चाहे वह अम्ल 1 हाइड्रोजन को मुक्त करे, 2 हाइड्रोजन को मुक्त करे या 3 हाइड्रोजन को मुक्त करे। वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पर, उनकी कितनी, उसकी संरचना किस प्रकार की है, 1 प्रोटॉन वाली है, 2 प्रोटॉन वाली है या 3 प्रोटॉन वाली है। तो मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक या मोनोप्रोटिक, द्विप्रोटिक और त्रिप्रोटिक कह सकते हैं इसको। तो ये अम्ल के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट है क्षार। जिस प्रकार से अम्ल के बारे में उन्होंने बताया, ठीक इसी तरह क्षार के बारे में भी उन्होंने बताया है कि क्षार हम किसे कह सकते हैं। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। यदि हम क्षार की बात कर रहे हैं, जैसे क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही पानी में घुलता है तो ये OH आयन देता है, Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो जब OH माइनस आयन निकालेगा विलयन में आयन के रूप में तो उसे हम कहेंगे क्षार। जब हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको भी इसी प्रकार से हम पानी में घोलते हैं तो ये NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में बदल जा रहा है। तो इसमें भी आप देखिए, यहाँ OH आयन निकल रहा है, यहाँ भी OH आयन निकल रहा है। तो जैसे ही हम किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन में घोलते हैं तो यदि वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है मीन्स अम्ल है, और यदि वो OH आयन दे रहा है मतलब क्षार है। लेकिन यह सिर्फ यहाँ पर तो OH आयन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अम्ल और क्षार हैं जिसमें OH भी नहीं होता और H भी नहीं होता। तो ये जो सिद्धांत है, आर्हीनियस के द्वारा जो सिद्धांत है, वह सिर्फ जलीय विलयनों पर ही लागू हुआ। इसलिए ये जो है सिद्धांत के बाद आगे और भी दूसरे वैज्ञानिक आए, इसमें से दो नाम हैं। एक ब्रोंस्टेन-लॉरी का सिद्धांत, इनके द्वारा, ब्रोंस्टेन-लॉरी के द्वारा ये बताया गया कि जलीय विलयन के अलावा भी अजलीय विलयन में भी हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं कि हम अम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। तो इस आधार पर आर्हीनियस का द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो खत्म हो गया। लेकिन अब समझना है आपको उस हिसाब से कि H प्लस आयन है मतलब अम्ल है, या जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है उसे हम अम्ल कहेंगे,
और जो जलीय विलयन में OH आयन दे रहा है उसे हम क्षार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जस्ट बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आए, उन्होंने अपना एक मत दिया जिसके अनुसार यदि हम किसी अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो कोई भी अम्ल है तो वो प्रोटॉन दाता होगा और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्राही होगा। तो दाता और ग्राही सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। प्रोटॉन दाता व ग्राही सिद्धांत, इस आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए HCl प्लस H2, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद ये HCl हाइड्रोजन आयन को निकालता है, तो ये बना लेगा Cl माइनस आयन। तो किसी भी पदार्थ के द्वारा, चाहे वह विलयन हो या ठोस हो, यदि वह अपने पदार्थ में से हाइड्रोजन आयन को निकालता है या प्रोटॉन को, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, यदि वह पदार्थ अपने में से जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन या प्रोटॉन को निकालता है तो उसे हम कहेंगे अम्ल, क्योंकि यह हाइड्रोजन निकाल रहा है और यहाँ पर बन रहा है Cl माइनस आयन, मतलब क्लोराइड आयन। और इसके बाद ये जो H2O है इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ले लिया इसने, और लेने के बाद ये बना लिया H3O प्लस आयन। तो जिसके द्वारा इस प्रोटॉन को लिया गया उसे हम कहेंगे क्षार। दो यौगिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो अम्ल है जिसे हम अम्ल कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन को दे रहा है, और H2O जो कि एक पानी है जिसे हम विलायक कहते हैं, इसके द्वारा इस प्रोटॉन को लिया जा रहा है। तो प्रोटॉन को देने और लेने की क्रिया हो रही है, मतलब प्रोटॉन दाता के रूप में भी है और ग्राही के रूप में भी है। तो दोनों ही कंडीशन में जब प्रोटॉन किसी अम्ल के द्वारा प्रोटॉन दिया जाता है तो बनने वाला जो यौगिक होगा या आयन होगा वो कहलाएगा क्षार। किसी भी अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद जो आयन बनता है उसे हम कहते हैं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। और किसी क्षार के द्वारा, क्योंकि ये जो क्षार है, क्योंकि इस प्रोटॉन को इसने ग्रहण किया है, तो प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद किसी क्षार के द्वारा बना हुआ आयन ये कहलाता है अम्ल। इसे हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल। तो यहां पर आप देखिए, ये इसको आप 1 ले सकते हैं, एक सामान्य अम्ल है, इसको आप 1 दे दीजिए। ये जो संयुग्मी क्षार है इससे बना हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे 1। इस अम्ल से बना हुआ संयुग्मी क्षार एक सिंबॉलिक के रूप में आप 1 दे दीजिए इसको। उसी प्रकार से जो क्षार है, इस क्षार के द्वारा बना हुआ जो संयुग्मी अम्ल होगा इसे आप 2 दे दीजिए। इस संयुग्मी क्षार से बना हुआ जो अम्ल होगा उसे हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल, तो इसे आप 2 दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जो HCl है ये एक अम्ल है जो कि प्रोटॉन दे रहा है, और इससे बना हुआ जो क्षार है
उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता है, इसमें प्रोटॉन देने की क्षमता है और इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो यहाँ पर इससे इनके बीच में प्रोटॉन का अंतर है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप देखिए, इनके बीच में भी प्रोटॉन का ही अंतर है। दोनों में प्रोटॉन का अंतर दिखाई दे रहा है आपको इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में। या आप कह सकते हैं अम्ल 1 और संयुग्मी क्षार 1, क्षार 2 और संयुग्मी अम्ल 2 के बीच में एक एक प्रोटॉन का अंतर है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन के देने और लेने की क्रिया के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उस सिद्धांत को हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत कहते हैं। आप इसे लिखिए। बच्चों, आपने ये सब लिख लिया होगा, तो इसमें हम आगे चर्चा करते हैं कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत है, इसमें आपने देखा कि जो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता अम्ल है, प्रोटॉन त्यागने के बाद बना क्षार संयुग्मी क्षार कहलाएगा। संयुग्मी क्षार। तीसरे पॉइंट में प्रोटॉन ग्राही, जैसा कि आपको बताया गया है कि जो प्रोटॉन ग्राही है, यहाँ H2O है और इसके द्वारा प्रोटॉन ग्रहण किया गया, इसे हम इसलिए इसे हम क्षार कहेंगे। चौथी स्टेप में प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना अम्ल होगा, बना अम्ल संयुग्मी अम्ल होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर एक शॉर्ट की आपके रूप में, कुंजी के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो HCl है ये एक अम्ल है, क्योंकि ये प्रोटॉन को दान कर रहा है। दूसरी प्रोसेस में आप देखिए कि प्रोटॉन त्यागने के बाद, इस प्रोटॉन के द्वारा त्यागने के बाद जब इसमें से H या प्रोटॉन निकल जाता है तो ये Cl- आयन बन जाता है, जिसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। तीसरी प्रोसेस में आप देखिए कि जो H2O है एक विलायक है, इसके द्वारा इस प्रोटॉन को HCl के द्वारा दिए गए प्रोटॉन को ग्रहण किया गया, तो ये प्रोटॉन ग्राही, जिसे हम क्षार कहेंगे। चौथी प्रोसेस में आप देखिए कि प्रोटॉन H2O के द्वारा ग्रहण करने के बाद इससे अम्ल बनेगा और ये जो अम्ल होगा इसे हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल। तो इस प्रकार से जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत है, इसके आधार पर आप देखिए कि जो HCl H2O में घुला जाता है तो इसके फलस्वरूप अम्ल से संयुग्मी क्षार और क्षार से संयुग्मी अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, इसमें और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो H2O है ये क्षार के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। HCl के साथ जब H2O की क्रिया हुई तो क्षार के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन यदि हम इसको NH3 के साथ, NH3 जो कि एक अमोनिया है, इसके साथ यदि हम H2O को डिसॉल्व करते हैं, उसके में घोलते हैं, इस पानी में यदि NH2 को घोलते हैं, अमोनिया को घोलते हैं, तो इसके बाद ये कंडीशन चेंज हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए H2O के द्वारा प्रोटॉन दिया जा रहा है। जब H2O के द्वारा प्रोटॉन दिया जाएगा तो ये अम्ल कहलाएगा। H2O यहाँ पर अम्ल है, तो यहाँ पर H2O द्वारा प्रोटॉन त्यागा जाएगा, तो ये बन जाएगा OH- आयन। OH- आयन
प्लस NH3 के द्वारा इस प्रोटॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो ये बनेगा NH4 प्लस आयन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये अम्ल है और ये क्षार हो, क्योंकि इसके द्वारा अम्ल प्रोटॉन को ग्रहण किया जा रहा है। तो इस जो कि H2O एक अम्ल है, इससे बना हुआ जो क्षार होगा ये होगा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार, और इसे हम कहेंगे, यहाँ पर आप देखिए NH3 और क्षार है तो इससे बना हुआ अम्ल होगा, तो जो अम्ल बनेगा उसे हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल। तो जो पानी होता है या जल होता है या वाटर होता है, यह दोनों रूप में पाया जाता है। अम्ल के समान भी व्यवहार करता है और क्षार के समान भी व्यवहार करता है, क्योंकि जो पानी है उसमें H प्लस आयन और OH आयन दोनों होते हैं। इससे क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, और यहाँ पर OH आयन के द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, अम्ल, और इसे हम क्षार कह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी जो अम्ल होता है, अम्ल से जब क्षार बनता है, संयुग्मी क्षार बनता है, तो उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और उसी प्रकार से किसी क्षार के द्वारा जो अम्ल बनता है उसमें प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता होती है। अम्ल से संबंधित है कि अम्ल का मतलब है प्रोटॉन त्यागने वाला, क्षार का मतलब है प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला। तो कोई भी अम्ल प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता है। तो किसी भी अम्ल के लिए यदि हम उसकी प्रबलता की बात करते हैं, अम्ल की प्रबलता की बात करें या क्षार की प्रबलता की बात करें, तो उसमें ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है कि वो कितनी सुगमता से, कितनी आसानी से प्रोटॉन को त्याग सकता है। जितनी आसानी से वो प्रोटॉन को त्याग सकता है वो उतना ही अधिक प्रबल होता है। जैसे HCl की हम बात किए थे, इसके पहले हमने HCl के बारे में आपको बताया था। तो HCl में भी ये गुण पाया जाता है कि वो प्रोटॉन को त्याग सकता है, प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, और उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा परमाणु है, दूसरा यौगिक है, जैसे हम HCl प्लस यदि हम NH3 लें, मान लीजिए हम HCl और NH3 लेते हैं, यदि हम इनके बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि HCl के द्वारा प्रोटॉन को त्यागा जाएगा। तो जब ये प्रोटॉन त्यागेगा तो ये Cl माइनस आयन बना लेगा और NH4 प्लस आयन बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए HCl अम्ल ही होगा, कभी क्षार नहीं होगा। HCl कभी भी क्षार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन दान करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ ये कभी भी क्षार नहीं होगा, ये सिर्फ अम्ल होगा। और यहाँ पर जो NH3 है ये एक क्षार के समान व्यवहार करता है, क्योंकि NH3 जो है, यहाँ पर NH3 से क्या बन रहा है? प्रोटॉन को ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन ये अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए यदि हम NH3 के साथ H2O की क्रिया करते हैं इस प्रकार से, ये प्रोटॉन दान कर सकता है, NH3 प्रोटॉन दान करेगा तो ये बना लेगा NH2 माइनस आयन प्लस H3O प्लस आयन। यहां पर आप इसके पहले आपने देखा कि यहां पर ये क्या है? क्षार है, यहां पर ये क्या है? अम्ल है। दोनों ही कंडीशन दिखाई दे रही। पहली कंडीशन में देखिए HCl के साथ जब NH3 की हमने क्रिया कराई, अम्ल के साथ हमने क्षार की क्रिया कराई, तो HCl प्रोटॉन दाता होता है, और प्रोटॉन दाता होने के कारण यह अम्ल कहलाएगा, और अमोनिया प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है इसलिए वो क्षार कहलाएगा। ठीक दूसरी प्रोसेस में आप देखिए यहाँ पर जो अमोनिया है ये प्रोटॉन को दान कर रहा है, तो दान करने के कारण यह अम्ल होगा और H2O यहाँ क्षार होगा। तो दोनों ही परिस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है अमोनिया की। तो जो अमोनिया होता है उसमें एक गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं उभयधर्मी गुण। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे कि उभयधर्मी गुण क्या है? उभयधर्मी गुण वह गुण होता है
जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब वह अम्ल के समान भी व्यवहार कर सकता है प्रोटॉन दान करके, और क्षार के समान भी व्यवहार कर सकता है प्रोटॉन को ग्रहण करके। तो इस प्रकार से वो अम्ल के समान व्यवहार करके संयुग्मी क्षार बनाएगा और क्षार के समान व्यवहार करके संयुग्मी अम्ल बनाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर HCl जो है प्रोटॉन दान करके संयुग्मी क्षार बनाता है। संयुग्मी क्षार और ये होगा संयुग्मी अम्ल। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिए NH3 अम्ल है, तो जो NH2 होगा ये संयुग्मी क्षार होगा। ठीक इसी तरह H2O यहाँ पर क्षार है, तो ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार से तो इनमें उभयधर्मी गुण पाया जाता है। और इस तरह से आप देखिए कि जो NH3 है वो दोनों प्रकार से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो प्रोटॉन दाता के रूप में भी व्यवहार कर रहा है और एमिडो आयन बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्षार के समान व्यवहार करके अमोनियम आयन बना रहा है। तो अमोनियम आयन और एमिडो आयन दोनों ही किस परिस्थिति में उत्पन्न हो रहे हैं? क्षार की परिस्थिति में अमोनियम आयन बना रहा है और अम्ल की परिस्थिति में अमोनिया एमाइडो आयन का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार की जो प्रक्रिया है कि अम्ल से संयुग्मी क्षार बन रहा हो या क्षार से संयुग्मी अम्ल बन रहा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है। एक के द्वारा प्रोटॉन दिया जा रहा है और दूसरे के द्वारा प्रोटॉन लिया जा रहा है। तो प्रोटॉन देने और लेने की क्रिया के द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत या प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रबलता। इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, जो कि आयनिक अवस्था के रूप में होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट आयन SCO3 माइनस आयन प्लस H2, SCO3 माइनस आयन और H2 जब इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर इसके द्वारा प्रोटॉन दिया जाता है और देने के बाद कार्बोनेट आयन इसमें से प्रोटॉन निकलेगा और निकलने के बाद कार्बोनेट आयन बनेगा CH3 2 माइनस आयन प्लस H3O प्लस आयन। तो यहाँ पर आप देखिए आयनिक अवस्था भी है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन किस प्रकार से दिया जा रहा है और कहाँ प्रोटॉन के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। तो प्रोटॉन कार्बोनेट आयन के द्वारा दिया जा रहा है तो इसे हम अम्ल कहेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ H2O के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्षार कहेंगे। तो यहाँ अम्ल से बनने वाला जो कार्बोनेट आयन है ये संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। ठीक इसी तरह H2O के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो ग्रहण करने से बना हुआ आयन संयुग्मी अम्ल होगा। संयुग्मी अम्ल होगा। ठीक इसी तरह आप ये देखिए कि यहाँ पर यदि हम पानी में कुछ ना डालें, ये तो सिंपल सी बात है कि हमने पानी जो कि एक विलायक है उसके अंदर हमने कोई भी पदार्थ, कोई मतलब आयन के रूप में हो, अम्ल के रूप में हो या क्षार के रूप में हो जो कि अजलीय विलायक के रूप में है, यदि उसको हमने पानी में घोला तो घोलने के बाद वह किस आयन में टूट रहा है? प्रोटॉन देकर या प्रोटॉन लेकर। किस रूप में वो निर्मित हो रहा है, चाहे वो संयुग्मी अम्ल के रूप में हो चाहे वो संयुग्मी क्षार के रूप में हो, किसी भी रूप में है तो वो प्रोटॉन और दाता या प्रोटॉन ग्राही के रूप में मौजूद होगा। तो यहाँ पर यदि हम सिर्फ H2O की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि जो पानी है एक सार्वत्रिक विलायक है, किसी भी चीज को हम
उसमें घोल सकते हैं किसी भी ठोस पदार्थ को जो कि घुलने लायक हो। अब ऐसा नहीं है कि आप आयरन को पानी में घोल दें, सामान्य पानी में आयरन को आप घोल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमको वो टेम्परेचर चाहिए। जब तक उसकी पिघलने की अवस्था या उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक नहीं आ जाता, तब तक आप लोहे को घोल नहीं सकते। तो उसके लिए एक अवस्था होनी चाहिए। तो कोई भी ठोस जो कि उसमें घुलने लायक है, उसी ही पदार्थ को आप उसमें पानी में आप घोल सकते हैं। यदि वो उसमें पानी में नहीं घुल रहा है तो आपको गर्म कर घोलना पड़ेगा। यदि पानी में नहीं घुल रहा है तो दूसरे अम्ल में, तनु अम्ल में, फिर तनु क्षार में, विभिन्न प्रकार के। और जब किसी भी अम्ल या क्षार से नहीं घुलता है तो फिर उसे हम अम्लराज में घोलते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको आगे बता रहे थे H2O के बारे में, H2O प्लस H2। यदि पानी है, सिर्फ पानी है, अब इसकी क्रिया हो रही, पानी है तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे पानी के, क्योंकि पानी यदि एक टब के अंदर रखा हुआ है तो पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इसको यदि हम इनकी यदि क्रिया कराते हैं तो इसमें भी कोई एक अम्ल हो सकता है और कोई एक क्षार हो सकता है। किसी एक के द्वारा प्रोटॉन को दिया जाएगा और दूसरे के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण किया जाएगा। तो H2O के द्वारा यदि हम प्रोटॉन को देते हैं, मतलब इस H2O के द्वारा प्रोटॉन को दिया जा रहा है, तो ये बना लेगा OH माइनस आयन, तो इसे हम अम्ल कहेंगे। ठीक इसी तरह इस H2O के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया जाएगा तो ये बना लेगा H3O प्लस आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन इस अम्ल का होगा या इस क्षार का होगा। इस प्रकार से इस अम्ल का, इसको आप 1 डाल दीजिए, अम्ल 1 का संयुग्मी क्षार हाइड्रोक्साइड आयन होगा, संयुग्मी क्षार इसे आप 1 दे दीजिए। ठीक इसी तरह H2O जो कि ये क्षार है, इसे आप 2 दे दीजिए। अब इससे बना हुआ जो अम्ल होगा, क्यों स्वाभाविक सी बात है, एक पोर्शन में जो अम्ल है वो दूसरे पोर्शन में क्षार होगा। सिर्फ आपको संयुग्मी जोड़ना है और आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटॉन का अंतर है या नहीं। प्रोटॉन का अंतर है तो एक साइड में यदि ये अम्ल है तो दूसरे साइड में ये क्षार होगा। जैसे इस प्रकार से आप इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं। जैसे पिछले भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर H2 और OH आयन के बीच में एक प्रोटॉन का अंतर है। तो इसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण कह सकते हैं आप, प्रोटोनीकरण। ठीक इसी तरह आप यहाँ देखिए H2O और H3O के बीच में यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये भी प्रोटोनीकरण है। दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है जिसको हम प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, जैसे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक ड्यूट्रॉन होता है और एक ट्रिटियम होता है। आपको ये पता ही होगा, जिसमें हम हाइड्रोजन को, जैसे कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि प्रोटॉन है तो ये 1H1 होगा, यदि ड्यूट्रॉन है तो ये 1H2 होगा और ट्रिटियम है तो ये 1H3 होगा। लेकिन ये जानने योग्य बात नहीं है, लेकिन आपको ये बताने की का प्रयास कर रही हूँ मैं कि ये जो है ये प्रोटॉन है। आप इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भी एक ही है। और यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन निकलता है तो बनने वाला जो क्षार होगा, जो कि सेकंड पोजीशन में, मतलब ये फर्स्ट भाग है, इसको आप क्रियाकारक कह सकते हैं और इसे आप क्रियाफल कह सकते हैं। तो क्रियाकारक क्रिया कर रहा है या अभिकारक क्रिया कर रहा है, क्रिया करने के पश्चात ये एक नया उत्पाद बना रहे हैं जिसे हम क्रियाफल कह सकते हैं। तो क्रियाफल बनेगा तो उसमें संयुग्मी अम्ल होगा और संयुग्मी क्षार होगा, तो इसे हम संयुग्मी अम्ल कहेंगे और इसे आप 2 नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल के द्वारा संयुग्मी क्षार बनेगा और क्षार के द्वारा संयुग्मी अम्ल बनेगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है प्रबलता। अम्ल व क्षार की या अम्ल की प्रबलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था आयनन स्थिरांक के बारे में। आयनन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आयनों में बदलना, आयनों का निर्माण होना, आयनों में तब्दील होना। कोई भी यौगिक जब क्रिया करने के बाद आयनों में बदल जाता है तो उसे हम आयनन कहते हैं। तो यहाँ पर जब अम्ल की प्रबलता यदि देखी जा रही है तो यहाँ आयनन स्थिरांक निकालना। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस हम लिख रहे हैं यहाँ पर HCl प्लस H2O Cl माइनस आयन प्लस H3O प्लस आयन। ये अभिक्रिया है, ये आपको पिछले भी में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर यदि हम इसको आयनिक साम्य के आधार पर हम यदि इसका समीकरण बनाते हैं तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये अम्ल है, तो यहाँ हम Ka लेंगे। Ka बराबर क्लोराइड आयन की सक्रिय मात्रा, हाइड्रोनियम आयन की सक्रिय मात्रा, H3O प्लस आयन की सक्रिय मात्रा बटे HCl की सक्रिय मात्रा। तो यहाँ जो Ka होगा इसकी जो प्रबलता है, क्योंकि यहाँ पर ये अम्ल का आयनन स्थिरांक है, अम्ल का आयनन स्थिरांक है। तो किसी भी अम्ल की जो प्रबलता होती है, किसी भी अम्ल की जो प्रबलता होगी वो प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम HCl की बात कर रहे हैं तो यह काफ़ी प्रबल होता है। जैसे HCl की बात करें, HF की बात करें, ये काफ़ी प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल है। तो इनका यदि हम आयनन स्थिरांक देखें तो इसका आयनन स्थिरांक लगभग 4.7 इंटू 10⁻⁻⁵ एबव होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसका आयनन स्थिरांक बहुत अधिक है। लेकिन यदि हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, यदि हम एसिटिक अम्ल को जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो उसका यदि हम आयनन स्थिरांक निकालें तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3COO माइनस आयन H3O प्लस आयन बटे CH3COOH की सक्रिय मात्रा। तो यहाँ यदि हम इसका आयनन स्थिरांक देखें तो इसका मान लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है इसलिए इसका आयनन स्थिरांक बहुत अधिक होता है, और ये दुर्बल अम्ल है इसलिए इसका आयनन स्थिरांक बहुत कम होता है। तो अम्लों की प्रबलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना अधिक आयनित होता है। जैसे कि हम HF या HCl की बात करें तो इसका आयनन बहुत अधिक होता है, इसलिए ये जो HCl है ये प्रबल अम्ल है, इसलिए इसका आयनन अधिक है, इसलिए इसका आयनन स्थिरांक अधिक होगा, और आयनन स्थिरांक अधिक होने की वजह से इसकी तनुता का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अम्ल और क्षार साम्य है, इसके सामान्य सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से अम्ल और क्षार को हम परिभाषित कर सकते हैं। आर्हेनियस के द्वारा क्या कहा गया कि अम्ल हम किसे कहेंगे, क्षार किसे कहा जाएगा। ठीक इसी तरह ब्रॉन्स्टन-टॉरी के सिद्धांत के द्वारा अम्ल और क्षार को आसानी से प्रोटॉन दाता और ग्राही सिद्धांत के द्वारा इसे समझाया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा इसे हम अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं, और इसे आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के द्वारा इसे और भी अपनी कॉपी में बनाकर रखेंगे। ठीक है, इसको आप 4-5 एग्जाम्पल और बनाकर रखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।